गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमारा जो इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर हमारा 8 है। 8 चैप्टर है हमारा। इसमें हम लोग जो ट्रेड बैलेंस है, व्यापार संतुलन है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेड बैलेंस जब व्यापार संतुलन होता क्या है? निर्यात माइनस आयात। ठीक है। जो जब कोई देश जो है उसके बीच जब व्यापार होता है, आयात और निर्यात का जो अंतर को वही व्यापार संतुलन कहते हैं। आयात निर्यात आयात का, आयात निर्यात हो गया, निर्यात का जो अंतर होता है ना, उसी को व्यापार संतुलन कहते हैं। यह धनात्मक होगा अगर कि हमारा अगर हमारा निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है तो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है। निर्यात ज़्यादा है मतलब ज़्यादा हम प्रोडक्शन भेज रहे हैं और आयात हम कम मंगा रहे हैं, तो ये अगर हो गया, इससे क्या होगा? धनात्मक होगा। तो जो धनात्मक होगा, इससे क्या होगा? धनात्मक होने से देश के लिए अच्छा होता है। तो पैसा ज़्यादा रुकेगा देश में तो वो अच्छा होगा। ठीक है। तब आते हैं आगे। पेमेंट बैलेंस। पेमेंट बैलेंस जो था भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन दो प्रकार के होते हैं। एक चालू खाता होता है, एक पूंजीगत खाता होता है। चालू खाता को हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं, पूंजीगत खाता को कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ठीक है। चालू खाता में तीन आते हैं: दृश्यमंद, दृश्यमंद और अदृश्यमंद और एक पक्षी। जो दृश्यमंद होता है उसमें जैसे आपका गुड्स हो गया, जैसे सामान हो गया, उस सबका जो चीज का करना होता है वो आपका किसमें होता है? आपका दृश्य मद में होता है। किसमें होता है? दृश्य मद में होता है। और आपका जो सर्विस हो गया, सर्विस का जो है, आपका सर्विस के लिए जो अकाउंट होता है, सर्विस के लिए, तो वो अदृश्य मद होता है। इसी से अदृश्य मद होता है। और एक पक्षी मतलब कि गिफ्ट हो गया, आपका जो चालू खाता हो गया दृश्य मद। इसमें क्या होता है कि जो गुड्स हो गया, सामान का आयात निर्यात में सम्मिलित जो होता है, वो भौतिक वस्तुओं का आपका वो क्या हो गया? आपका दृश्य मद हो गया। और अदृश्य मद हो गया सर्विस। हम लोग जब विभिन्न देशों के साथ बीच में जो सेवाओं का जो सेवाएं शामिल होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? आपके अदृश्य मद कहते हैं। और एक पक्षी भुगतान क्या होता है? एक पक्षी भुगतान क्या होता है? गिफ्ट हो गया, ऐड हो गया, मतलब कि हम लोग कुछ उपहार अनुदान हुआ, उसी वो चीज जहाँ शामिल होता है उसको क्या कहते हैं? एक पक्षी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण होता है, एक निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ऋण मतलब जिससे हम लोग कर्जा लेते हैं, कर्ज। और इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये आपका एक होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एक होता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, एक होता है विदेशी निवेश संस्था। ठीक है, निवेश में। ठीक है। आपका जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज, एफडीआई। एफडीआई जो है, इसमें विदेशी जो कंपनी है भारत की कंपनियों में 10% से अधिक निवेश करती है। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या होता है कि जब कोई विदेशी कंपनी है भारत की कंपनी में 10% से अधिक निवेश करती है, उसी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी कंपनी अपना ब्रांच लगाती है। इसमें क्या होती है? जो विदेशी कंपनी है अपना ब्रांच लगाती है। और विदेशी कंपनी पोर्टफोलियो निवेश होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है, विदेशी कंपनी होती है, इसमें भारत की कंपनी में 10% से कम निवेश करती है। ठीक है, इसमें 10% से कम निवेश करती है। एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आपका होता है विदेशी निवेश संस्था। विदेशी निवेश संस्था जो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होता है, इसमें जो संस्था हुआ तथा बैंक हुआ, वो एफडीआई और एफपीआई की मदद करता है। मतलब इसमें ये आपका क्या है? संस्था है, संस्था है तथा बैंक होता है इसमें, जो वो इन दोनों का जो है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो वो इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट को मदद करता है, मदद करती है। ठीक है। अब आते हैं आरबीआई। आरबीआई जो है, आरबीआई के बारे में हम लोग देखते हैं। सरकार, सरकार के नीचे आरबीआई आती है। आरबीआई आरबीआई जो होता है, आरबीआई के अंदर बैंक आती है, जैसे एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, सीबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, सब बैंक कहाँ आती है? आपका आरबीआई के अंदर आती है। ठीक है। आरबीआई के अंदर आती है। आरबीआई आरबीआई जो बैंक को कर्ज देती है, जैसे अगर बैंक को कोई काम पड़ा तो अगर लेन देना है तो वो आरबीआई कर्ज देती है। एक होता है एमएसएफ होता है,
रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है। ये होता है, अगर बैंक के पास अधिक धन हो गया, अगर वो कर्ज नहीं दे रही तो वो क्या करती है, तो आरबीआई को दे देती है, तो रिवर्स रेपो रेट कर देते हैं उसमें भी। इसमें रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंक को पैसा देती है। ठीक है, तो हम लोग अब जो है आपका एमएसएफ देखते हैं। एमएसएफ देखते हैं, इसमें क्या होता है, आरबीआई जो है बैंक को एक दिन के लिए, मतलब बैंक को एक दिन के लिए जो पैसा जिस ब्याज दर से ऋण देता है उसे एमएसएफ कहते हैं। एमएसएफ क्या होता है, ये एक दिन के लिए देता है, एक दिन के लिए जो आरबीआई देता है पैसा बैंक को, वो होता है आपका सरकार देती है। सरकार जो आरबीआई है वो बैंक को एक दिन के लिए कर्ज देती है जिस ब्याज दर पे, उसी ऋण को एमएसएफ कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, जब रेपो रेट जब बैंक को जब बैंक को 2 से 14 दिन के लिए, 2 से 14 दिन के लिए जिस ब्याज दर पर जो आपको जिस ब्याज दर पर ऋण देता है आरबीआई बैंक को, तो उसी को रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट का जो आपका परसेंटेज है ना, कितना है, 4% है। रेपो रेट कितना है, रेपो रेट कितना है, 4% है। इसमें क्या होता है कि आपका 2 से 14 दिन का होता है, 2 से 14 दिन का होता है रेपो रेट। ठीक है, 2 से 14 दिन का रेपो रेट होता है। और जिसमें आपका जिस ब्याज जो आरबीआई है, आरबीआई 2 से 14 दिन के लिए आप जिस दर पे ऋण देता है बैंक को, उसको रेपो रेट कहते हैं। इसमें लगभग 4% का ब्याज दर होता है। इसका प्रयोग आरबीआई अर्थव्यवस्था की तरलता में वृद्धि करता है, मतलब कि जो बाजार में पैसा है तरलता में वृद्धि करने के लिए रेपो रेट घटा देगा। तो रेपो रेट घटा देगा तो बैंक के पास पैसा आएगा, तो बैंक क्या करेगा, अपने अपने जो है ग्राहकों को बांट देगा। तो वो ग्राहकों को बाँट देगा, उससे क्या कम ऋण पे दे देगा। तो ये अगर कम ऋण पे लेगा तो बैंक भी कम ऋण पे दे देगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे, बैंक रेट। बैंक रेट जो होता है, बैंक रेट होता है, बैंक जो है चुनिंदा ग्राहक को न्यूनतम ब्याज पर जो ऋण देती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी, बैंक रेट जो होता है, बैंक रेट। ठीक है, वो अलग होता है। बैंक रेट जो होता है, इसमें क्या होता है कि आरबीआई 14 दिन से अधिक, ये आपका दीर्घकालिक ऋण होता है। जो बैंक रेट होता है ये दीर्घकालिक होता है। आरबीआई जो है 14 दिन से अधिक के लिए, 14 दिन से अधिक के लिए जब ध्यान देती है, जब 14 दिन से अधिक के लिए दीर्घकालिक ब्याज दर पे ऋण देती है, और जिस ब्याज दर पर ऋण देती है उसी को बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट क्या होता है कि अगर आरबीआई 14 दिन से अधिक के लिए ऋण देगा तो और जिस ब्याज दर पे बैंक रेट, एक दिन के लिए एमएसएफ, और 2 से 14 दिन के लिए रेपो रेट, और 14 दिन से अधिक के लिए बैंक रेट हो जाएगा। अब आर एसबीआई के पास ज़्यादा पैसा हो, अगर जो कोई बैंक है उसके पास ज़्यादा पैसा है, अगर वो कर्ज नहीं दे पा रहा है तो वो क्या करेगा, करता है कि रिवर्स रेपो दे देता है, मतलब कि आरबीआई को ही पैसा दे देता है, आरबीआई को पैसा देता है। बैंक के पास अतिरिक्त धन हो जाता है तो आरबीआई को पास रखते हैं, आरबीआई द्वारा दिया जाता है ब्याज दर, आरबीआई ब्याज दर देती है इसमें, तो उसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अगर फिर जो है बैंक है, बैंक अगर जनता को देगा पैसा तो वो क्या होगा, तरलता बढ़ेगा। अब आते हैं यहाँ, बैंक का पैसा जो है आरबीआई के पास जमा होता है सीआरआर के पास, मतलब जितना पैसा जमा होगा उसका 4% सीआरआर के रूप में बैंक को आरबीआई के पास जमा करना है। बैंक पैसा खुद अपने पास खुद अपने पास जो है एसएलआर के रूप में 18% रखेगा, मतलब कि अगर 100 रुपये ले रहा है, उसका 4% जो है सीआरआर के रूप में आरबीआई को जमा करेगा, और 18% जो है, 100 रुपये का 18% जो है वो क्या करेगा कि अपने खुद पास रखेगा, उसके बाद जो रेस्ट बचेगा उसको ही कर्ज में डाल देगा। बैंक जिस दर पर ग्राहकों को ब्याज देता है, जैसे आपका हो गया जिस दर पर ब्याज देता है, जैसे पी एल आर हो गया, बेस रेट हो गया, ये सब क्या हो गया आपका, आपका जो ग्राहकों को जो आपका ब्याज देता है, बैंक जिस रेट पर ग्राहकों को ब्याज देता है उसको पीएलआर कहते हैं। पीएलआर कहते हैं, बैंक जो है जिस रेट पे आपका ग्राहकों को ब्याज दर देता है उसको पीएलआर कहते हैं। अब बेस रेट क्या होता है, बैंक जो है चुनिंदा ग्राहकों को न्यूनतम ब्याज दर पे जो ऋण देता है, चुनिंदा जो ग्राहक उसको न्यूनतम ब्याज दर पे जो ऋण देता है उसी को क्या कहते हैं, बेस रेट कहते हैं।
एमएसएफ 1 दिन का होता है, रेपो रेट 2 से 14 दिन का होता है और बैंक रेट 14 दिन से अधिक के लिए होता है। यहाँ तो हो गया 14 दिन से अधिक के लिए होता है। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति ये जो है इसमें अगर तरलता बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी और महंगाई भी बढ़ेगा। अगर मुद्रास्फीति अगर जो है मुद्रास्फीति को बढ़ाना है, मुद्रास्फीति में क्या होता है कि तरलता अगर बढ़ा तो मुद्रास्फीति भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ जाएगा। अगर फ्लो पैसा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा पैसा होगा तो क्या होगा? तरलता बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा, महंगाई भी बढ़ जाएगा। एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर ये जो है आपका इंडायरेक्टली इन्वर्स होता है आपका तरलता, महंगाई और मुद्रास्फीति। ये सब जो है एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर पे जो आरबीआई कंट्रोल करता है, इससे क्या होता है कि तरलता ज़्यादा बढ़ता नहीं है और महंगाई भी नहीं बढ़ता, मुद्रास्फीति भी नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये सब इनडायरेक्टली जो आपका ये आपका इन्वर्स होता है एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर का वन आपका तरलता, महंगाई और मुद्रास्फीति। खुले बाजार की नीति जो होता है, खुले बाजार की नीति क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बॉन्ड पेपर के रूप में जो आपको ग्राहकों को दे देता है। ठीक है, जैसे हो गया आपका एलआईसी हो गया, एलआईसी बॉन्ड पेपर के रूप में देता है ना। प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री को ही हम लोग खुले बाजार की नीति कहते हैं। इसमें प्रतिभूति बेचता है तो उसमें तरलता कम जाता है। प्रतिभूति बेचेगा तो उसमें क्या होगा कि प्रतिभूति बेचेगा जो जो कम जो लोगों के पास पैसा है वो तो जमा ना हो जाएगा सरकार के पास, तो क्या होगा, इससे प्रतिभूति बेचता है। अ, अ, काला धन को समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। काला धन को क्या कहते हैं हम लोग? समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके बारे में सरकार को पता नहीं होता क्योंकि जो धन होता है उसका जो टैक्स है सरकार को नहीं दिया होता। महंगाई, मुद्रास्फीति, महंगाई मुद्रास्फीति जो है इन्फ्लेशन क्या होता है, इसका कारण क्या है कि अगर तरलता पर कंट्रोल करेगा, कौन करेगा? हाँ, जो है आपका मुद्रास्फीति का क्या कारण होता है? आपका तरलता होता है, मांग होता है, लागत होता है। मुद्रास्फीति जो है महंगाई है, इसका कारण क्या क्या है? तरलता है, मांग है, लागत है। तरलता पे कंट्रोल आरबीआई करता है। तरलता पे कौन कंट्रोल करता है? जो तरलता पे ये क्या है, यही सब है ना, एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब पे कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। मांग, अगर मांग मांग जैसे और इसका एग्जाम्पल है वेनेजुला। वेनेजुला ने शॉर्ट टर्म वेनेजुला ने क्या किया था कि वहाँ इसने लोगों को सुख सुविधाओं के लिए इसने बहुत ज़्यादा नोट छाप दिया। इससे क्या हुआ, नोट ज़्यादा आ गया बाजार में, इससे जो है नोट का जो है वैल्यू कम गया। ठीक है, पैसा का वैल्यू कम गया, जो इसका सबसे बड़ा गलती है। मांग, मांग में क्या था, जैसे लगन में डीजे हो गया, ईद में सेवई हो गया, ये सब का मांग जो है सीजनेबल है, सीजन में से मांग बढ़ जाता है, इसका भी दाम जो है आपका महंगा हो जाता है। लागत, लागत जैसे इसका जो कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल सरकार करती है। लागत जो है इसको कंट्रोल कौन करती है? सरकार करती है। कोयला का रेट बढ़ा देंगे, अगर लागत बढ़ा तो कोयला का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, तो अदर जो से जो रिलेट है तो वो सबका भी दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, उससे जो जो जैसे कोयला का रेट बढ़ेगा तो उससे जो रिलेटेड जो कंपनियाँ होगी उसका भी जो दाम बढ़ जाएगा। अब आते हैं हम लोग मुद्रास्फीति, जो है मुद्रास्फीति जो है महंगाई को प्रभाव प्रभाव क्या होता है इसमें, ये सब बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो महंगाई भी क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ जाएगा। इसकी अवस्था को देख लेते हैं। ये रेंगती मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति और एक होता है अति मुद्रास्फीति। इसकी 4 अवस्थाएँ होती है। एक होता है एक होता है आपका रेंगती मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति और एक क्या होता है आपका अति मुद्रास्फीति होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे तो चलती हम लोग आते हैं सबसे पहले चलती चलती मुद्रास्फीति। चलती मतलब ये धीरे-धीरे मुद्रास्फीति बढ़ेगा। आपका रेंगती धीरे-धीरे आपका होगा रेंगती। इसके और आपका चलती हुई मुद्रास्फीति होगा, दौड़ती हुई हो जाएगा और आपका हो जाएगा अति मुद्रास्फीति हो जाएगा। ये 4 प्रकार का मुद्रास्फीति होता है। ठीक है, अति मतलब कि मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा महँगा हो गया, इससे कम होता है दौड़ती।
उससे कम होता है चलती है। रेंगती में सबसे कम होता है, जो महंगाई धीरे बहुत धीरे बढ़ता है रेंगती में। अगर मांग बढ़ेगा तो आपूर्ति घटेगा, तो कीमत बढ़ जाएगा वस्तु का। अगर किसी चीज का मांग बढ़ जाएगा, अगर मान लिया जाए किसी अभी कोई चीज है, उसका अगर कोई फल है, उसका अगर मांग बढ़ गया तो जो मांग बढ़ गया तो प्रोडक्शन जो है वो तो कम जाएगा ना, कम जाएगा तो उसका कीमत क्या है, बढ़ जाएगा। वस्तु वस्तु तो उतना ही रहेगा, उससे क्या होगा, वस्तुओं का जो है कीमत बढ़ जाएगा। एक एक जो है मुद्रास्फीति का कारण ये भी है। मुद्रास्फीति का मतलब समझ लीजिए कि महंगाई से, ठीक है। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति का जो प्रभाव क्या होता है, इसका महंगाई बढ़ता है, इसमें महंगाई बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या, महंगाई बढ़ता है और जो सामान उसका वैल्यू कम जाता है। महंगाई बढ़ेगा तो अगर ज्यादा जितना अगर कोई सामान है 1,000 का है, अगर उसका दाम 2,000 हो गया मुद्रास्फीति होके, तो उसमें क्या होगा, उसका वैल्यू कम जाएगा, तो वो सोचेगा क्या ही लेगा, दूसरा चीज पे कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति में क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाता है तो किसी सामान का वैल्यू घट जाता है और किसी सामान का वैल्यू नहीं घटता है। जैसे दवाई हो गया, तो दोनों दाम बढ़ जाएगा तो लेना ही पड़ेगा। आते प्रॉफिट प्रॉफिट जो होता है, इसमें आपका अगर मुद्रास्फीति होगा, महंगाई हो जाएगा, तो किसानों को प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो इसका तो किसानों को प्रॉफिट हो जाएगा। उत्पादक जो है उसको प्रॉफिट हो जाएगा। कर्जदार है, जो देनदार है, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। पैसा तो कम है पर उसका वैल्यू कम गया है, तो पैसा अगर कोई कर्जदार है वो 10,000 लिया है, ठीक है। अगर वैल्यू जो है आपका महंगाई बढ़ गया तो वो 10 जो है, उसमें क्या होगा कि आपका जो है पैसा का वैल्यू तो कम जाएगा ना, उससे कर्जदार को फायदा हो जाएगा, देनदार को, किसान को फायदा हो जाएगा, उसके बाद जो अनाज है उसका महंगाई बढ़ जाएगा तो उत्पादक को फायदा हो जाएगा। अब आता है लॉस किसको इसको होगा, आय जिसका है, ग्राहक जिसका है, ग्राहक को अगर जो है लेनदार होता है उसको तो महंगा पड़ेगा, कोई सामान लेने जाएगा तो उसको महंगा पड़ेगा। और जिसका जो इनकम है, आय है, उसको भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, तरलता का मतलब समझ लीजिए पैसा, अब मुद्रास्फीति का समझ लीजिए महंगाई, ठीक है। लॉस किसको होगा, जिसका आय है, मुद्रा इसको लॉस होगा, ठीक है। ऋणदाता को जो है आपको लॉस हो जाएगा, लॉस इसको होगा, ठीक है। ग्राहक को लॉस होगा, आपका आयात को लॉस होगा, और जो आपका जो है कर्जदार ऋणदाता सबको तो फायदा हो जाएगा। जो ऋणी है, देनदार है, लेनदार जो है उसको तो घाटा होगा। अब आते हैं मंदी। मंदी में क्या होता है, तरलता अत्यधिक घट जाता है। मंदी में क्या होता है, तरलता जो है ना अत्यधिक घट जाता है, इस कारण व्यापार प्रभावित हो जाता है, व्यापार प्रभावित हो जाता है। इसमें अधिक देर तक मंदी अर्थव्यवस्था का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर मंदी है, मंदी 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 हो जाने के बाद क्या करता है, आरबीआई करता है, जो आपका होगा रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, सबका जो ब्याज दर है कम कर देता है। इससे क्या होता है, बैंक को पैसा देता है, पैसा देने के बाद क्या करता है कि वो बाजार में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उससे क्या होता है कि तरलता को थोड़ा बढ़ाता है। इसे मंदी जो अधिकतर देर तक ना रहे। मंदी रहने से क्या हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था पे डिपेंड कर जाएगा, फ्लो नहीं होगा, टैक्सेशन नहीं आएगा, ठीक है। तरलता अधिक घट जाती है, बहुत घट जाता है मंदी में। इसका कारण क्या होता है कि आपका व्यापार प्रभावित हो जाता है, अधिक देर मंदी तक रहने के बाद अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है, इसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मंदी से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आरबीआई आरबीआई जो है, इसके पास आरक्षित कोष प्रणाली में 400 करोड़ रहता है और न्यूनतम कोष प्रणाली में 200 करोड़ रहता है। आरक्षित इसके पास कितना रहता है, 400 करोड़ रहता है, और न्यूनतम कोष प्रणाली में 200 करोड़ रहता है। 400 करोड़ में 215 करोड़ रुपए भारतीय रुपया और प्लस सोना रहता है, और 185 करोड़ विदेशी मुद्रा रहता है। जो आरक्षित कोष प्रणाली में 400 करोड़ रहता है, 215 करोड़ जो है रुपया प्लस सोना रहता है, और 185 करोड़ का आपका विदेशी मुद्रा रहता है, ठीक है। अब आते हैं जो न्यूनतम कोष प्रणाली है, 200 करोड़ रहता है, इसमें 115 आरक्षित में कितना रहेगा, न्यूनतम में कितना रहेगा, मतलब इतना रहेगा ही, 115 करोड़ और का रुपया और सोना दोनों रहेगा, 115 करोड़ का, और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा रहेगा इसमें। वित्त मंत्रालय जो है
जो 1 रुपए का नोट सिक्का जो है इसका मिंट होता है टकसाल। 1 रुपए का जो है सिक्का छपता है, 1 रुपए का सिक्का बनाता है, और 1 रुपए का नोट या सिक्का कौन? वित्त मंत्री बनाता है, एक वित्त मंत्रालय। 1 रुपए का सिक्का या नोट। अब आते हैं हम लोग बैंक बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस जो है ये कहाँ है? देवास मध्य प्रदेश। देवास जो है मध्य प्रदेश में जो है आपका ये सब क्या है, नोट छापने का प्रेस है। कहाँ है? 4 जगह है। एक आपका देवास में है, नासिक में, हैदराबाद में, कलकत्ता में। बैंक नोट प्रेस जो है, जो आपका ये देवास का है, ये मध्य प्रदेश में है। और जो करेंसी नोट प्रेस ये नासिक महाराष्ट्र में है। ये दोनों जो है केंद्र सरकार के अंदर आता है। देवास देवास का और नासिक का जो है, ये दोनों जो है आपका केंद्र सरकार के अधीन आता है। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश का है, यहाँ ये केंद्र सरकार का अधीन आता है। और करेंसी नोट प्रेस जो है नासिक महाराष्ट्र का, ये भी केंद्र सरकार के अधीन आता है। देवास मध्य प्रदेश का जो है 20, 50, 100 और 500 का नोट होता है, ये छपता है। देवास जो है मध्य प्रदेश का जो है, यहाँ पे 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 500 का नोट यहाँ छपता है। करेंसी नोट पे जो नासिक का है, यहाँ पे 10, 50, 100, 500, 2000, 2000 तो बंद हो गया। यहाँ पे करेंसी नोट पे नासिक का महाराष्ट्र में यहाँ सारा नोट में 10, 50, 100, 500, 2000 के नोट छपाए जाते थे। ये दोनों केंद्र सरकार के अंदर अधीन आते थे। अब आते हैं हैदराबाद। हैदराबाद और कलकत्ता का शाहवानी जो है, कलकत्ता का शाहवानी, ये दोनों जो है हैदराबाद और कलकत्ता का शाहवानी, ये दोनों आरबीआई का अधीन आता है। किसके अधीन आता है? आरबीआई का। इसमें आपका ऑल नोट छपता है, जितना नोट होता है ना, सारा नोट छपता है हैदराबाद और कलकत्ता में। अब आते हैं मिंट देखते हैं, कल टकसाल देखते हैं, मिंट और टकसाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका कहाँ कहाँ है? आपका ये 5 जगह है। मुंबई में सबसे पुराना ये तो 1830 का है। मुंबई का सबसे पुराना है, 1830 में का है। चेरापल्ली तमिलनाडु का है, चेरापल्ली तमिलनाडु में, हैदराबाद में, कोलकाता में, और नोएडा में जो है आधुनिक बना हुआ 1989 का। 1989 का नोएडा का बना हुआ है। मुंबई, चेरापल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। हेलीकॉप्टर मनी जो होता है, हेलीकॉप्टर मनी कब छपाई जाती है? इमरजेंसी के समय जो है, और गहरी मंदी जब हो जाता है, उस समय जो हेलीकॉप्टर मनी मनी छापी जाती है। तो हेलीकॉप्टर मनी कब छपी जाती है? इमरजेंसी लग गया और जो है गहरी मंदी हो गया, उसमें हेलीकॉप्टर मनी मनी छपाई जाती है। भारत रत्न, शेष पदक, जैसे तमगा हो गया, ये सब का कोलकाता का जो टकसाल है ना, तो वहीं पे बनता है। भारत रत्न, शेष पदक, पदक हो गया, तमगा हो गया, सब कहाँ बनता है? कोलकाता का टकसाल में बनता है। आरबीआई का गठन देख लेते हैं। आरबीआई का गठन जो है 1934 में हिंटन यंग आयोग के सिफारिश से गठन हुआ था। हिंटन यंग आयोग की सिफारिश से गठन हुआ था, आरबीआई का गठन हुआ था। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था। इसके पास जब स्थापना हुआ, इसके पास कुल पैसा कितना था? 5 करोड़ था। जो 5 लाख शेयर 5 लाख लोगों का शेयर था। 5 लाख लोगों का ये शेयर था। एक एक 100 रुपए का, 100 रुपए का था। 5 लाख लोगों का शेयर था इसमें। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट गवर्नर जिसका इसका है ओसबर्न स्मिथ है। फर्स्ट जो गवर्नर है वो एस स्मिथ है। और जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है? आपका सीडी देशमुख है। पहला जो गवर्नर बोलेगा तो ओसबर्न स्मिथ है, ये तो अंग्रेज है। अब आते हैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो है सीडी देशमुख। वर्तमान का गवर्नर जो संजय मल्होत्रा है, कौन है? संजय मल्होत्रा है। 11 दिसंबर 2024 में ये 26वें बने हैं। 11 दिसंबर 2024 में ये 26वें बने हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसका जो ब्रांच ऑफिस 4 जगह, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली, कोलकाता में या दिल्ली में। कहाँ कहाँ है ब्रांच ऑफिस इसका? मुंबई। मुंबई में हेडक्वार्टर क्वार्टर भी है और इसका ब्रांच ऑफिस भी है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। ठीक है। और विदेश में इसका जो है ब्रांच ऑफिस कहाँ है? लंदन में। अगर इसका विदेश में ब्रांच ऑफिस बोलेंगे ना आरबीआई का, कहाँ है? लंदन में है। इस आते हैं, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है, अब आगे आते हैं।
बोर्ड मेंबर जो है इसका जो बोर्ड मेंबर और कंट्रोल जो बोर्ड मेंबर जो है इसको जो कंट्रोल करता है, कितने मेंबर होते हैं, इसमें 21 सदस्य होते हैं। बोर्ड मेंबर जो है इसे कंट्रोल करते हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 21 सदस्य होते हैं। आरबीआई का जो गवर्नर है इसका हेडक्वार्टर जो हेड हमारे जो है इसका आरबीआई का गवर्नर होता है, इसका ये हेडक्वार्टर में होते हैं। ये कितने, एक आरबीआई गवर्नर जैसे संजय मल्होत्रा हो गए, तो आरबीआई के गवर्नर हो गए, ये हेडक्वार्टर मुंबई में रहते हैं। और आपका आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो होता है ये 4 होता है, ये भी जो हेडक्वार्टर में रहते हैं, हेडक्वार्टर पे। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं, 4। और आरबीआई के ब्रांच ऑफिस गवर्नर, जैसे 4 जब ब्रांच ऑफिस गवर्नर है तो 4 गवर्नर ये हो गए, आरबीआई के ब्रांच ऑफिस गवर्नर 4 हो गए। और वित्त मंत्रालय से 2 सदस्य रहते हैं, वित्त मंत्रालय से 2 सदस्य रहते हैं। और अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार जो होते हैं वो 10 रहते हैं। और टोटल हमारे सदस्य कितना हो गया, 21 सदस्य हो जाते हैं। कितने सदस्य, आरबीआई के गवर्नर के हेडक्वार्टर है एक, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हो गए 4, आरबीआई का ब्रांच ऑफिस गवर्नर 4, अब वित्त मंत्रालय 2, और अर्थशास्त्र के जानकार जो है 10 हो जाते हैं, टोटल 21 सदस्य। फाइनेंशियल ईयर जो होता है, वित्त वर्ष। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, वित्त वर्ष होता है। इसमें जनता के लिए ये 1 जनवरी से 31 जनवरी के लिए फाइनेंशियल ईयर होता है। जनता के लिए 1 जनवरी से 31 जनवरी के लिए फाइनेंशियल ईयर होता है। वित्त मंत्रालय के लिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए वित्त मंत्रालय के लिए फाइनेंशियल ईयर होता है। और आरबीआई के लिए 1 जुलाई से 31 जून के लिए होता है। 1 जुलाई कितना हुआ, आरबीआई के लिए जो कितना होता है, आरबीआई के लिए होता है 31 जुलाई से 1 जुलाई से 31 जून तक के लिए होता है। जनता के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है वित्त मंत्रालय का। और आरबीआई का कितना होता है, 1 जुलाई से 31 जून तक का होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख ली। अब इसके आगे आते हैं। अगर आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई अगर सीआरआर बढ़ा देगा, कैश रिजर्व रेशियो, बोलेगा कि हमको 4% नहीं, हमको ज़्यादा चाहिए, 8% चाहिए, उससे क्या होगा, बैंक का जो शाखा है उसे लोन देने के लिए घट जाएगा, लोन कम देगा, क्योंकि उसके पास सीआरआर अगर मान लिया जाए 4% अभी ले रहा है, 4% सीआरआर ले रहा है, अगर मान लिया जाए उसको 8% 10% कर दिया, उससे क्या होगा कि बैंक शाखा में जो 6% या जो 8% देगा, तो 4% बचा, वो पैसा तो नहीं दे पाएगा ग्राहकों को, तो बैंक जो शाखा है वो लोन कम देगी। अब आते हैं आरबीआई का कार्य। आरबीआई का कार्य क्या है, देख लेते हैं। विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, आरबीआई करता है विदेशों में। आर्थिक आंकड़े जारी करता है, आर्थिक आंकड़े कौन जारी करता है, जो आपका आर्थिक आंकड़े जारी करता है, आरबीआई करता है। नोट एक्सचेंज जो है, एन एन ई ई आर जो है नोट एक्सचेंज होता है, कौन करता है, आरबीआई करता है। $1 का है 75 रुपए, अभी 80 रुपए प्लस हो गया है, तो ये नोट एक्सचेंज कौन करता है, आरबीआई करता है। नोट निर्गमन, जिसका प्रेस है जो है नोट निर्गमन, नोट का जो निर्गमन करता है, जो प्रेस है 200 करोड़ का, 200 करोड़ जो है नोट जो निर्गमन कौन करता है, आपका आरबीआई करता है नोट निर्गमन। अब आते हैं हम लोग आगे, नोट निर्गमन, जैसे पैसा को कहाँ कहाँ भेजना है, प्रेस में कितना छपाई करना है, नोट निर्गमन कौन करता है, इस संचालन कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है। आ, अब आते हैं, सरकार का बैंक क्या होता है, आरबीआई होता है। सरकार को जब पैसा पड़ता है, काम पड़ता है, तो वो कहाँ से लेता है, आरबीआई से लेता है। बैंक का नियंत्रण, बैंकों का पर नियंत्रण कौन करता है, बैंकों पर जो नियंत्रण करता है वो भी आरबीआई करता है। बैंकों का बैंक किसे कहा था, आरबीआई को। बैंकों का बैंक किसे कहा था, आरबीआई को कहा जाता है। ठीक है। बैंक जो आप आते हैं, शाखा नियंत्रण, जैसे क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, जैसे शाखा शाखा नियंत्रण जो है ऋण, इसमें जो तरलता है, मुद्रास्फीति है, सबका कंट्रोल कौन करता है, शाखा नियंत्रण का क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, ये सब आपका कौन करता है, आरबीआई करता है। कैसे कैसे करता है, बैंक रेट से करता है, रेपो रेट से करता है, सीआरआर से करता है, एसएलआर से के रूप में वो ये सब जो है आपका शाखा नियंत्रण ऋण करता है। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति में बैंक रेट और रेपो रेट जो है, बैंक रेट और रेपो रेट
और आरआरआर जो है आपका रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब क्या मौद्रिक नीति होगी आपका। जो आपका मौद्रिक नीति क्या होगा, कितना आपको किसी को तरलता बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है मौद्रिक नीति की तरफ, तो वो कौन करता है, आरबीआई करता है। किस किस रूप में, आपका बैंक रेट से कर देगा, और आपका कर देगा रेपो रेट से कर देगा, आरआर से कर देगा, और उसके बाद एसएलआर से कर देगा। इस सब के तहत क्या करेगा, मौद्रिक नीति को, मौद्रिक नीति इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का आपूर्ति जो है उसको ब्याज दर को प्रभावित करने वाली नीतियां होता है। अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है उसका जो आपूर्ति अगर पर एवं ब्याज दर पर प्रभावित करने वाली जो नीतियां होता है, कोई नीति जो होता है कि आरआर बढ़ा देंगे तो सीआरआर और एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट इसे बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि तरलता कम जाएगा, और रिवर्स रेपो और अगर इसको कमा देंगे तो क्या हो जाएगा कि इसको अगर कमा देंगे तो उससे क्या होगा कि अगर जो रेट है उसका ब्याज दर कमा देंगे तो तरलता बढ़ जाएगा। तो यही है मौद्रिक नीति, जो इसका नीति होता है ना, नीतियां जो होता है उसी को कहते हैं हम लोग मौद्रिक नीति। इसका जो संचालन कौन करता है, मौद्रिक नीति का संचालन ये भी आरबीआई करता है। कौन करता है संचालन, आरबीआई करता है। जो इस नीति की घोषणा जो वित्तीय वर्ष 2014 के बाद 6 बार अर्थात द्विमासिक की जाती है। इसका ना, इसका 2014 के बाद जो कि किया गया है, इसका वित्तीय वर्ष 2014 के बाद ये होता है, ये आपका द्विमासिक होता है, द्विमासिक होता है, ऐसा द्विमासिक होता है ये। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। खुला बाजार, खुला बाजार जो होता है ये बॉन्ड पेपर होता है। खुला बाजार क्या होता है, आपका बॉन्ड पेपर होता है, जैसे एल आई सी हो गया, ये सब। इसमें क्या होता है कि ये भी आपका क्या होता है कि तरलता को कंट्रोल करता है। ठीक है, बाजार में पैसा बॉन्ड पेपर के रूप में पैसा नीचे बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि तरलता कम जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार संरक्षण, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण कौन करता है, ये भी आरबीआई करता है। ये सब जितना है ना, सब आरबीआई कंट्रोल करता है ये सब। तो जो है आपका विदेशी मुद्रा भंडार जो है इसका संरक्षण कौन करता है, आरबीआई करता है। क्या लेन देन करना है, क्या करना है, वो सब आरबीआई देखती है। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बैंक, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बैंक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।